बच्चों नमस्कार। आज हम हल करेंगे कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को छांटकर लिखिए। नंबर 1, संख्या 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं? ए 10, बी 1, सी 100, डी 1000। इसका उत्तर है डी 1000। नंबर 2, ऋण 7, ऋण 8, ऋण कोष्टक में ऋण 25 का मान है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा 10। प्रश्न 2, दो बर्तनों में क्रमशः 2.6 लीटर एवं 2.4 लीटर पानी है। यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर पानी रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना पानी होगा? बच्चों इस प्रश्न में हमें दोनों बर्तनों में समान पानी रखना है। अतः दोनों बर्तनों के पानी को हम जोड़ते हैं। 2.6 धन 2.4 और इसमें 2 का भाग देते हैं तो हमें बराबर में 5/2 प्राप्त होता है और इसे हल करते हैं तो 2.5 प्राप्त होता है। अतः उत्तर 2.5 लीटर आता है। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? बच्चों प्रश्न में दिया है भुजा की लंबाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर एवं बहुभुज का परिमाप बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब हम बहुभुज की भुजा ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि बहुभुज की भुजा बराबर बहुभुज का परिमाप बटे बहुभुज की लंबाई होता है। अब हम मान रखते हैं बहुभुज के परिमाप के स्थान पर हम 12.5 और बहुभुज की लंबाई के स्थान पर हम 2.5 रखते हैं। अब बच्चों हम इसे हल करते हैं और हल करने पर हमें 5 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में भुजा बराबर 5 प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न 4 को देखते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर निम्न सारणी को पूर्ण करो। बच्चों अब हम सारणी के अनुसार प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले अंतःकोण देखते हैं। तो बच्चों चित्र में हमें स्पष्ट रूप से 2 समांतर रेखाओं के अंदर कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 दिख रहे हैं। अतः ये अंतःकोण होंगे। अतः हम उत्तर में अंतःकोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 लिखेंगे। अब बच्चों हम बाह्य कोण को देखते हैं। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों समांतर रेखाओं के बाहर हमें कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 दिख रहे हैं। अतः ये ही बाह्य कोण हैं। अतः हम उत्तर में बाह्य कोण 1, 2, 7 और 8 लिखेंगे। इसके बाद हम संगत कोणों को देखते हैं। तो बच्चों चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि 1 का संगत कोण 5 है, 2 का संगत कोण 6 है, 3 का संगत कोण 7 है और 4 का संगत कोण 8 है। अतः उत्तर में हम संगत कोण 1 एवं 5, 2 एवं 6, 3 एवं 7, 4 एवं 8 लिखेंगे। अब बच्चों हम एकांतर कोण को देखते हैं। चित्र से स्पष्ट हो रहा है 1 का एकांतर कोण 6 है, 2 का एकांतर कोण 7 है, 3 का एकांतर कोण 6 है और 4 का एकांतर कोण 5 है। अतः उत्तर में हम 1 का एकांतर कोण 6, 2 का 7, 3 का 6 एवं 4 का एकांतर कोण 5 लिखेंगे। अब हम प्रश्न 5 को देखते हैं। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। बच्चों इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। आकृति के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, ए से सी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? बच्चों अब हम चित्र में देखते हैं ए से सी तक की दूरी में हमें 400 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दिख रहे हैं। अतः हम 400 किलोमीटर एवं 500 किलोमीटर को जोड़ते हैं तो हमें 900 किलोमीटर प्राप्त होता है। अतः उत्तर में ए से सी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी 900 किलोमीटर होगी। नंबर 2, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी लिखो।
अब हम चित्र में देखते हैं बस द्वारा ए से बी तक 400, बी से सी तक 500, सी से डी तक 300, डी से ई तक 600 और ई से ए तक 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। अतः इन सब दूरियों को हम जोड़ते हैं। 400 धन 500 धन 300 धन 600 धन 200 बराबर हमें 2000 किलोमीटर प्राप्त होता है। अतः बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 2000 किलोमीटर होगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। बस द्वारा कुल तय की गई दूरी में लिया गया समय क्या है। बच्चों, अब हमें बस द्वारा तय किया हुआ समय ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम जानते हैं समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। बच्चों, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 2000 किलोमीटर है तथा इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः दूरी के स्थान पर हम 2000 और चाल के स्थान पर 50 लिखते हैं। अब हम 2000 में 50 का भाग देते हैं तो हमें 40 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में बस द्वारा लिया गया समय 40 घंटे आएगा। बच्चों, अब हम प्रश्न 4 को देखते हैं। स्थान ए से बी एवं डी से ई तक की दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। बच्चों, चित्र से स्पष्ट हो रहा है ए से बी तक की दूरी 400 किलोमीटर है तथा डी से ई तक की दूरी 600 किलोमीटर है। अब हम 400 और 600 का अनुपात ज्ञात करेंगे, अर्थात 400 बटे 600 लिखेंगे और इसे हल करते हैं तो 4 बटे 6 आता है। अब हम इसे भी हल करते हैं तो उत्तर में 2 बटे 3 आता है। अतः ए से बी एवं डी से ई तक की दूरी का अनुपात 2 बटे 3 होगा। अब हम प्रश्न 6 को देखते हैं। कक्षा 7 के 20 बच्चों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नानुसार दी गई हैं। 168, 165, 163, 160, 163, 161, 162, 164, 163, 162, 164, 163, 160, 163, 160, 165, 163, 162, 163, 164 इन ऊंचाइयों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक बारंबारता सारणी बनाइए। अब हम इन ऊंचाइयों को देखते हुए एक बारंबारता सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम 160 को देखते हैं। यह 3 बार दिख रहा है, अतः टेलीचिन्ह के स्थान में हम 3 लाइन खींचते हैं और बारंबारता में 3 लिखते हैं। अब हम ऊंचाई के नीचे 161 लिखते हैं और यह सारणी में 1 बार आया है, अतः टेलीचिन्ह में 1 लाइन खींचते हैं और बारंबारता में 1 लिखते हैं। इसी प्रकार से अब हम 162 लिखते हैं। 162 3 बार आया हुआ है, अतः टेलीचिन्ह में 3 लाइन खींचेंगे और बारंबारता में 3 लिखेंगे। अब हम ऊंचाई के स्थान पर 163 को लिखते हैं और यह 163 7 बार आया हुआ है, अतः टेलीचिन्ह के स्थान पर हम 7 लाइन खींचेंगे और बारंबारता में हम 7 लिखेंगे। अब हम 164 लिखते हैं। यह 164 3 बार आया है, अतः टेलीचिन्ह के स्थान पर हम 3 लाइन खींचेंगे और बारंबारता में 3 लिखेंगे। अब हम 165 को लिखते हैं। 165 2 बार आया है, अतः 2 लाइन खींचेंगे हम टेलीचिन्ह के स्थान पर और बारंबारता में 2 लिखेंगे। अब हम 168 को लिखते हैं। यह 1 बार आया है, अतः टेलीचिन्ह के स्थान पर 1 लाइन खींचेंगे और बारंबारता में 1 लिखेंगे। इसके बाद हम बारंबारताओं का योग करते हैं तो यह योग 20 प्राप्त होता है, अतः यह प्राप्त सारणी बारंबारता सारणी है। अब हम प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, यह प्रोजेक्ट कार्य आप अपने आधार पर बनाएंगे। यह एक उदाहरण मात्र है। प्रश्न है, विद्यार्थी 5 परिवारों के दैनिक खर्च सारणी में बिंदुवार लिखें तथा इसके आधार पर मासिक खर्च का आकलन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। अब हम सारणी के अनुसार पहले परिवार को देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि पहले परिवार में राशन पर दैनिक खर्च 50 रुपये आता है, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च 10 रुपये है, सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च 15 रुपये है, अन्य खर्च उसके 25 रुपये हैं। अब हम इन सभी खर्चों का योग करते हैं तो कुल खर्च 100 रुपये आता है। अब हम कुल मासिक खर्च देखते हैं तो हम 100 में 30 का गुणा करेंगे तो 3000 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे परिवार का उदाहरण देखते हैं। राशन पर आने वाला दैनिक खर्च 80 रुपये, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च 15 रुपये, सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च 25 रुपये,
अन्य खर्च 20 रुपये। कुल दैनिक खर्च अर्थात इन सभी खर्चों का योग करें तो हमें 140 प्राप्त होता है। अब हम कुल मासिक खर्च देखते हैं, अर्थात 140 में हम 30 का गुणा करेंगे तो 4200 प्राप्त होता है। अब हम तीसरे परिवार का उदाहरण लेते हैं। तीसरा परिवार, राशन पर आने वाला दैनिक खर्च 110 रुपये, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च 30 रुपये, सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च 35 रुपये, अन्य खर्च 45 रुपये। अब इन सभी खर्चों को हम जोड़ते हैं तो 220 रुपये दैनिक खर्च प्राप्त होता है। अब हम इस 220 में 30 का गुणा करें तो इस परिवार का 6600 मासिक खर्च होता है। अब बच्चों हम परिवार 4 को देखते हैं। राशन पर आने वाला दैनिक खर्च 125 रुपये, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च 20 रुपये, सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च 20 रुपये, अन्य खर्च 25 रुपये। अब हम इन सभी खर्चों का योग करते हैं तो कुल खर्च आता है 190 रुपये। इस पर हम 30 का गुणा करें अर्थात एक माह का गुणा करते हैं तो 5700 इस परिवार का मासिक खर्च होता है। अब हम परिवार 5 को देखते हैं। राशन पर आने वाला दैनिक खर्च 70 रुपये, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च 25 रुपये, सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च 15 रुपये, अन्य खर्च 20 रुपये। अब इन सभी खर्चों का योग करें तो कुल 130 रुपये दैनिक खर्च आता है। इसमें यदि हम 30 का गुणा करते हैं अर्थात एक माह का गुणा करते हैं तो 3900 रुपये इस पांचवें परिवार का मासिक खर्च होता है। अब हम इस सारणी को देखते हुए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। राशन पर आने वाला मासिक खर्च कितना होगा? अब बच्चों हम राशन पर आने वाला मासिक खर्च पांचों परिवारों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें दैनिक खर्च 435 रुपये प्राप्त होता है। अब बच्चों हमें मासिक खर्च ज्ञात करना है, अतः हम 425 में एक माह अर्थात 30 का गुणा करेंगे। 435 गुणित 30 बराबर 13,050 रुपये। अतः राशन पर आने वाला मासिक खर्च होगा 13,050 रुपये। यह पांचों परिवार का है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूध में आने वाला मासिक खर्च कितना होगा? अब बच्चों हम सारणी से देखते हैं और जोड़ते हैं पांचों परिवार का दूध में आने वाला दैनिक खर्च जोड़कर देखते हैं तो 100 रुपये आता है। अब हम 100 रुपये में 30 का गुणा करेंगे क्योंकि हम मासिक खर्च ज्ञात करेंगे तो 100 गुणित 30 बराबर 3000 होता है। अतः दूध पर होने वाला मासिक खर्च 3000 रुपये है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। सब्जी पर आने वाला मासिक खर्च कितना होगा? अब बच्चों हम सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च पांचों परिवारों का जोड़ते हैं तो हमें 110 रुपये दैनिक खर्च प्राप्त होता है। अब इस पर हम 30 का गुणा करते हैं तो हमें 3300 प्राप्त होता है जो सब्जी पर आने वाला मासिक खर्च है। अतः उत्तर में सब्जी पर आने वाला मासिक खर्च 3300 रुपये होगा। चौथे प्रश्न को हल करने से पहले हम अन्य मासिक खर्च को भी निकाल लेते हैं। अब बच्चों हम पांचों परिवार का अन्य दैनिक खर्च का योग करते हैं तो 135 रुपये प्राप्त होता है। अब बच्चों हम मासिक खर्च निकालने के लिए इस 135 में 30 का गुणा करते हैं तो 4050 प्राप्त होता है। अतः बच्चों अन्य मासिक खर्च 4050 होगा, क्योंकि बच्चों इसे निकालना आवश्यक है क्योंकि आने वाले प्रश्नों में इसका उपयोग होगा। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। किस मद पर सबसे अधिक मासिक खर्च होता है? बच्चों स्पष्ट हो रहा है राशन पर आने वाला मासिक खर्च सबसे अधिक है, अतः हम उत्तर में लिखेंगे राशन पर आने वाला मासिक खर्च। अब हम प्रश्न 5 को देखते हैं। राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक है अथवा कम है? हमें ज्ञात है राशन पर आने वाला मासिक खर्च 13,050 रुपये है तथा दूध पर आने वाला मासिक खर्च 3000 है। अतः स्पष्ट हो रहा है कि राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से अधिक है। तो हम घटाकर देखते हैं 13,050 ऋण 3000 बराबर 10,050। अतः 10,050 राशन पर दूध से अधिक खर्च हो रहा है। अब हम
छठवें प्रश्न को देखते हैं। पांचों परिवार के वार्षिक खर्च का आकलन कर खर्च को घटते क्रम में लिखें। अब हम ऊपर वाले प्रश्नों से मासिक खर्च को वार्षिक खर्च में बदलेंगे, अर्थात इनमें 12 का गुणा करेंगे और घटते क्रम में इनके उत्तरों को लिखेंगे, जिस प्रकार से आपको स्पष्ट हो रहा है।